हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे मॉक ड्रिल सीरीज 43, जो कि आपके यूपी टीजीटी, पीजीटी, पीपीएससी, टीआरए 4.0 के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1261, 1261 क्वेश्चन। हु इज द सेंट्रल फिगर रिप्रेजेंटिंग एम्बिशन एंड रुथलेसनेस इन द हेमलेट? यूला, वार्नर, फिल्म स्नोब्स या मिंक स्नोब्स या रेड लीफ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिल्म स्नोब्स। फिल्म स्नोब्स जो करेक्टर है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एम्बिशन और रूथलेसनेस को द हैमलेट नॉवेल में। एक्सप्लेनेशन देखिए। द हैमलेट ये नॉवेल है विलियम फॉकनर की, पब्लिश हुई है 1940 में, अबाउट द फिक्शनल स्नोब्स फैमिली ऑफ मिसिसिपी। और ये फिक्शनल स्नोब्स फैमिली है मिसिसिपी की, उसके बारे में स्टोरी बताई गई है। Originally a stand-alone novel, it was later followed by The Town 1957 and The Mansion 1959, forming the Snopes trilogy। मतलब द हैमलेट एक विलियम फॉकनर की स्नोप ट्रिलॉजी है, ये आई थी, तो ये स्नोप्स ट्रिलॉजी का ही पार्ट है द हैमलेट। और ये ट्रिलॉजी का फर्स्ट पार्ट है द हैमलेट। द हैमलेट आई थी 1940 में, और इसका सेकंड पार्ट आया था द टाउन 1957 में, और थर्ड पार्ट आया था द मैंसन 1959 में। तो स्नोप ट्रिलॉजी में 3 नॉवेल आते हैं, द हैमलेट, द टाउन, द मैंसन। याद रखिएगा, विलियम फॉकनर ने लिखी है स्नोप ट्रिलॉजी। क्वेश्चन नंबर 1262, इन द हैमलेट व्हाट इज द नेम ऑफ द टाउन वेयर द स्नोप्स फैमिली अराइव्स? आपको उस टाउन का नाम बताना है जहाँ पर स्नोप्स फैमिली आती है। जेफरसन, फ्रेंचमैन्स बेंड, योकना पटावा काउंटी, द बॉटम्स। सॉरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रेंचमैन्स बेंड। ये उस टाउन का नाम है जहाँ पे स्नोप्स फैमिली आती है। क्वेश्चन नंबर 1263, इन द हैमलेट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंचमैन बेंड? द हैमलेट नॉवेल में फ्रेंचमैन बेंड का इम्पोर्टेंस क्या है? इट इज़ अ प्लेस ऑफ ग्रेट वेल्थ एंड prosperity. It is a microcosm of the South, reflecting its values and conflicts. It is a haven for artists and intellectuals. It is a place of strict social order and conformity. इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, इट इज़ अ माइक्रोकॉस्म ऑफ द साउथ, रिफ्लेक्टिंग इट्स वैल्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। ये इंपॉर्टेंस है फ्रेंचमैन्स बेंड की। क्वेश्चन नंबर 1264, व्हाट लिटरेरी स्टाइल इन फॉकनर नोन फॉर यूजिंग इन द हैमलेट? रियलिज्म, नेचुरलिज्म, साउथर्न गोथिक या मॉडर्निज्म? कौन सी लिटरेरी स्टाइल का यूज़ किया है फॉकनर ने द हैमलेट नॉवेल में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साउथर्न गोथिक नॉवेल है द हैमलेट। क्वेश्चन नंबर 1265, व्हाट इज द प्राइमरी सेटिंग फॉर द मेजोरिटी ऑफ द स्टोरीज इन गो डाउन मोसेस? प्राइमरी सेटिंग कहाँ रखी गई है? ये शॉर्ट स्टोरी है गो डाउन मोसेस की। न्यूयॉर्क सिटी में, योकना पटावा काउंटी मिसिसिपी में, द डीप साउथ में, रूरल अलाबामा में। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, योकना पटावा काउंटी मिसिसिपी। ये सेटिंग रखी गई है गो डाउन मोसेस शॉर्ट स्टोरी की। एक्सप्लेनेशन देखिए। गो डाउन मोसेस विलियम फॉकनर की शॉर्ट स्टोरी है, पब्लिश हुई थी 1942 में। यह एक कलेक्शन ऑफ 7 इंटरकनेक्टेड स्टोरीज है, मतलब आपस में जुड़ी हुई शॉर्ट स्टोरीज है, और इसमें 7 शॉर्ट स्टोरीज है। तो कलेक्शन ऑफ 7 इंटरकनेक्टेड स्टोरीज है। इसकी थीम है लिगेसी ऑफ स्लेवरी एंड इट्स enduring impact on the McCaslin family and the American South।
जो 7 इंटरकनेक्टेड स्टोरी है उनका नाम है वॉज, पहली इंटरकनेक्टेड स्टोरी है। द फायर एंड द हर्थ, पेंटालून इन ब्लैक, द बियर, द ओल्ड पीपल, डेल्टा ऑटम या और गो डाउन मोसेस। ये 7 इंटरकनेक्टेड स्टोरीज के नाम हैं। तो फर्स्ट स्टोरीज है वॉज और लास्ट स्टोरीज है गो डाउन मोसेस। क्वेश्चन नंबर 1266, इन अ फेबल द मेन सेटिंग इज, फेबल की मेन सेटिंग कहाँ रखी गई है? अमेरिकन साउथ में, बैटरफील्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, फिक्शनल टाउन इन मिसिसिपी, सिटी इन यूरोप। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, आ बैटरफील्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ये मेन सेटिंग है आ फेबल की। एक्सप्लेनेशन देखिए, आ फेबल 1954 में आया था, नॉवेल है विलियम फॉकनर का। सेटिंग इसकी है ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, इज एन एलिगोरिकल स्टोरी, यह एक एलिगोरिकल स्टोरी है। एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ वॉर, पीस, सेक्रीफाइस एंड द ह्यूमन कंडीशंस। और इस नावल को अवार्ड भी मिला है पुलिट्जर प्राइज और नेशनल बुक अवार्ड मिला है 1955 में। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस नावल को मिला है पुलिट्जर प्राइज और नेशनल बुक अवार्ड? तो आ फेबल को मिला है 1955 में। क्वेश्चन नंबर 1267, आ फेबल द करेक्टर हु इंस्पायर्ड अ म्यूटनी अमंग द फ्रेंच ट्रूप्स। कौन सा करेक्टर है वो प्रेरित होता है एक फ्रेंच ट्रूप से, एक विद्रोह के बीच में? जो फ्रेंच सैनिक होते हैं, फ्रेंच सैनिकों के बीच में एक विद्रोह को प्रेरित करता है। कौन सा करेक्टर? द मार्शल, क्वार्टर मास्टर, जनरल कापोरल या जनरल ग्रेगनॉन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द कॉर्पोरल। क्वेश्चन नंबर 1268, द कॉर्पोरल इन अ फेबल इज पोर्ट्रेड एज अ सिम्बोलिक फिगर सिमिलर टू। आ फेबल नॉवेल में जो कॉर्पोरल करेक्टर आया है इसको चित्रित किया गया है एक सिम्बोलिक फिगर के रूप में। वो सिमिलर है, किसके सिमिलर है? द एन ओल्ड टेस्टामेंट प्रोफेट, रोमन एम्परर, ग्रीक हीरो या जीसस क्राइस्ट? तो द कॉर्पोरल कैरेक्टर को किसके समान दिखाया गया है आ फेबल नॉवेल में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीसस क्राइस्ट। क्वेश्चन नंबर 1269, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ सार्टोरिस? सार्टोरिस का मेन प्रोटैगोनिस्ट कौन होता है? जॉन सार्टोरिस, बेयार्ड सार्टोरिस, जैसन कैम्पसन या थॉमस शुटपेन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेयार्ड सार्टोरिस। ये मेन प्रोटैगोनिस्ट रहते हैं सार्टोरिस के। एक्सप्लेनेशन देखिए, सार्टोरिस ये भी गोथिक नॉवेल है, पब्लिश हुई है 1929 में और इसके ऑथर है विलियम फॉकनर। सार्टोरिस बाय विलियम फॉकनर इज अ नॉवेल दैट एक्सप्लोर्स द डिक्लाइन ऑफ द सार्टोरिस फैमिली। सार्टोरिस फैमिली का डिक्लाइन दिखाया गया है इसमें एंड द चेंजिंग साउथ आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1270, व्हाट डज नासिसा बेनबो रिप्रेजेंट इन द नॉवेल सार्टोरिस? सार्टोरिस नॉवेल में जो नासिसा बेनबो आती है किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? तो करेक्टर याद रखिएगा, नासिसा बेनबो किस नॉवेल में आती है? तो सार्टोरिस में आती है। ऑप्शन ए में है द आइडियलाइज्ड साउथर्न वैली, ऑप्शन बी में है द चेंजिंग रोल ऑफ वुमेन इन द साउथ, ऑप्शन सी द स्ट्रेंथ एंड रेसिलियंट ऑफ द ओल्ड साउथर्न वे, द करप्शन ऑफ द न्यू साउथ? किसको रिप्रेजेंट कर रही है नासिसा बेनबो? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द चेंजिंग रोल ऑफ द वुमेन इन द साउथ। क्वेश्चन नंबर 1271, व्हाट इज द नेम ऑफ द टाउन वेयर द सार्टोरिस फैमिली लिव्स? टाउन का नाम बताना है जहाँ पे सार्टोरिस फैमिली रहती है। जेफरसन, ऑक्सफोर्ड, ग्रीनवुड या मेम्फिस? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, जेफरसन।
जेफरसन वही टाउन है जहाँ पे सार्टोरिस फैमिली रहती है। क्वेश्चन नंबर 1272, इन ड्राई सितंबर हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर हु मेक्स द एक्यूजन अगेंस्ट विल मेस? ऑक्सो, जॉन मैकलेंडन, मिनी कूपर, बिल मेस। आपको बताना है ड्राई सितंबर में कौन सा सेंट्रल कैरेक्टर है जो आरोप लगाता है बिल मेस के खिलाफ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिनी कूपर। तो मिनी कूपर कैरेक्टर ड्राई सितंबर में आए हैं। ड्राई सितंबर ये शॉर्ट स्टोरी है विलियम फॉकनर की, पब्लिश हुई है 1931 में। क्वेश्चन नंबर 1273, इन ड्राई सितंबर विच कैरेक्टर इज फॉल्सली अक्यूज्ड ऑफ अटैकिंग मिनी कूपर? कौन सा कैरेक्टर झूठा आरोप लगाता है मिनी कूपर पर? ऑक्सो, जॉन मैकलेंडन, मिनी कूपर या बिल मेस? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल मेस। क्वेश्चन नंबर 1274, व्हाट इज द फुल टाइटल ऑफ विलियम फॉकनर लास्ट नॉवेल? विलियम फॉकनर का लास्ट नॉवेल कौन सा था? अ फेबल, द रिवर्स आर रेमिनिसेंस, लाइट इन अगस्त, एब्सैलम, एब्सैलम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द रिवर्स आर रेमिनिसेंस। ये लास्ट नॉवेल है विलियम फॉकनर का, याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, द रिवर्स, इसका जो फुल टाइटल है वो है द रिवर्स आर रेमिनिसेंस। लास्ट नॉवेल है विलियम फॉकनर का, पब्लिश हुआ 1962 में, उनकी डेथ से पहले। इट वॉज अवार्डेड द पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन इन 1963। इससे पहले पुलित्जर प्राइज मिला था इनको आ फेबल के लिए 1955 में, और दोबारा मिला है द रिवर्स के लिए 1963 में। तो याद रखिएगा, द नॉवल सेट इन द फिक्शनल योकना पटावा काउंटी मिसिसिपी। तो ये पुलित्जर प्राइज याद रखिएगा, पहला मिला था आ फेबल के लिए 1955 में, दूसरा मिला है द रिवर्स के लिए 1963 में। क्वेश्चन नंबर 1275, हु इज द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द रिवर्स? द रिवर्स के प्रोटैगोनिस्ट का नाम बताना है, मेन हीरो का नाम बताना है। थॉमस वुडपेन, लूसियस प्रीस्ट, लीना ग्रोव, जो क्रिसमस। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, लूसियस प्रीस्ट। ये प्रोटैगोनिस्ट होते हैं द रिवर्स के। क्वेश्चन नंबर 1276, इन इंट्रूडर इन द डस्ट व्हाट इज द मेन रीजन फॉर लूकस ब्यूचैम्प इनिशियल अरेस्ट? क्या मेन रीज़न रहता है लूकस ब्यूचैम्प का इनिशियल अरेस्ट के लिए? जो उनको शुरू में अरेस्ट कर लिया जाता है उसका रीज़न क्या रहता है? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, ही वॉज फॉल्सली अक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग अ वाइट मैन। इंट्रूडर इन द डस्ट विलियम फॉकनर की नॉवेल है, पब्लिश हुआ है 1948 में, और इस नॉवेल की सेटिंग रखी गई है योकना पटावा काउंटी मिसिसिपी में। द स्टोरी, ये स्टोरी घूमती है लूकस ब्यूचैम्प के इर्द गिर्द। लूकस ब्यूचैम्प जो कि ब्लैक फार्मर होते हैं, इन पर झूठा आरोप लगाया जाता है, वाइट मैन की हत्या का झूठा आरोप लगाया जाता है लूकस ब्यूचैम्प पर। एंड द एफर्ट्स ऑफ द यंग वाइट बॉय चिक मैलिसन टू द प्रूव हिज इनोसेंस। एक यंग बॉय होते हैं, यंग वाइट बॉय रहता है चिक मैलिसन, ये अपने आप को बेगुनाही साबित करने का प्रयास करता है। तो ये करेक्टर याद रखिएगा, लूकस ब्यूचैम्प और चिक मैलिसन। ये आया इंट्रूडर इन द डस्ट नॉवेल में। क्वेश्चन नंबर 1277, इन इंट्रूडर इन द डस्ट हु इज द फर्स्ट पर्सन टू बिलीव लूकस इनोसेंस एंड हेल्प हिम इन हिज इन्वेस्टिगेशन? इंट्रूडर इन द डस्ट नॉवेल में कौन सा फर्स्ट पर्सन है जो विश्वास करता है लूकस की इनोसेंस पर और हेल्प करता है उसकी इन्वेस्टिगेशन में? गेविन स्टीवेंस, मिस हैवर्सम, चिक मैलिसन या एलेक सैंडर?
इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, मिस हैवर्सम। ये फर्स्ट पर्सन होते हैं तो विश्वास करते हैं लूकस की इनोसेंस पर। क्वेश्चन नंबर 1278, इन द टाउन फ्लेम snobs in primary motivated by। ऑप्शन ए में है a desire to help his community, ऑप्शन बी his love for his wife यूला, ambition and the accumulation of power, his hatred for the established families of Jefferson। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ambition and the accumulation of power। द टाउन विलियम फॉकनर की टेयोलॉजी आई थी स्नोब्स टेयोलॉजी, उसी का सेकंड पार्ट है द टाउन। क्वेश्चन नंबर 1279, व्हाट इज द मेन सेटिंग ऑफ द सोल्जर्स पे। अब सोल्जर्स पे की मेन सेटिंग क्या है। योकना पटावा काउंटी मिसिसिपी, फिक्शनल टाउन इन जॉर्जिया, न्यू ऑर्लियंस या टाउन इन फ्रांस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अ फिक्शनल टाउन इन जॉर्जिया। ये मेन सेटिंग है सोल्जर्स पे की। क्वेश्चन नंबर 1280, 1280 क्वेश्चन, विच वॉर इज द सेंट्रल इवेंट इन सोल्जर्स पे। द अमेरिकन सिविल वॉर, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वियतनाम वॉर या वर्ल्ड वॉर सेकेंड। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1281, द स्टोरी दैट इवनिंग सन इज नरेटेड फ्रॉम द perspective of Nancy, Mr. Compson, Quentin Compson, Caddy Compson। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वेंटिन कॉम्पसन। क्वेश्चन नंबर 1282, इन दैट इवनिंग सन व्हाट प्रॉम्प्ट नैन्सी फियर इन द स्टोरी। ये जो शॉर्ट स्टोरी है दैट इवनिंग सन, ये भी विलियम फॉकनर की है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर हस्बैंड जीसस थ्रेटनिंग हर। क्वेश्चन नंबर 1283, इन दैट इवनिंग सन व्हाट इज द टाइटल दैट इवनिंग सन लाइकली रेफरेंस। अ सॉन्ग अबाउट द वुमेन fearing her death, a specific time of the day on the farm, a local legend about the ghost या biblical reference to the setting sun। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अ सॉन्ग अबाउट अ वुमन fearing her death। क्वेश्चन नंबर 1284, द सेटिंग ऑफ द नॉवेल पायलन इज। जो नॉवेल है पायलन, ये नॉवेल भी विलियम फॉकनर का ही है। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, अ फिक्शनलाइज्ड न्यू ऑर्लियंस ड्यूरिंग एन एयर शो। ये सेटिंग है नॉवेल पायलन, फिक्शनलाइज्ड न्यू ऑर्लियंस ड्यूरिंग एन एयर शो। क्वेश्चन नंबर 1285, द सेंट्रल कैरेक्टर्स इन विलियम फॉकनर। ये कैरेक्टर्स के नाम है, ये कैरेक्टर विलियम फॉकनर के किस नॉवल में आते हैं आपको बताना है। जैसे लेजारस जो कि रिपोर्टर होते हैं, रोजर, सुमैन ये पायलट रहते हैं, एंड द लेवर्नी इनकी वाइफ रहती है, लवर रहती है। ये किस नॉवल में ये करेक्टर आते हैं। पायलन में, फ्लैग इन द डस्ट में, साउंड इन द फ्यूरी में, एस आई ले डाइंग में। तो ये करेक्टर के नाम याद रख लीजिए, ये करेक्टर आते हैं पायलन में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पायलन नॉवेल है विलियम फॉकनर की। क्वेश्चन नंबर 1286, व्हाट इज द मेन सेटिंग ऑफ द फ्लैग्स इन द डस्ट। न्यू ऑर्लियंस, शिकागो, जेफरसन मिसिसिपी, न्यूयॉर्क सिटी। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, जेफरसन मिसिसिपी। The main setting of the William Faulkner flag in the dust, Jefferson, Mississippi. The novel set in the mythical Yoknapatawpah County, Mississippi, and revolves around the Sartoris family, who are the prominent citizen of Jefferson. Question number 1287, who is considered the protagonist of Flag in the Dust?
फ्लैग इन द डस्ट के प्रोटैगनिस्ट कौन होते हैं? ओल्ड बियार्ड साटोरिस, यंग बियार्ड साटोरिस, आंट जेनी, नासिसा वेनबो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यंग बियार्ड साटोरिस ये प्रोटैगनिस्ट रहते हैं फ्लैग इन द डस्ट के। क्वेश्चन नंबर 1288, विच कलेक्शन ऑफ फॉकनर्स वर्क्स इंक्लूड्स द मार्वल फन? विलियम फॉकनर के कौन सा वर्क का कलेक्शन है जिसमें ये इनका ये वर्क द मार्वल फन शामिल हुआ था? द साउंड एंड द फ्यूरी में, एस आई ले, डाइंग में, अ ग्रीन बुक में, लाइट इन अगस्त में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अ ग्रीन बुक। अ ग्रीन बुक ये कलेक्शन है विलियम फॉकनर के वर्क्स का, इसी में ये शामिल हुआ था द मार्वल फॉन। द मार्वल फॉन पोएम है विलियम फॉकनर की और ये पब्लिश हुई थी, इनका एक कलेक्शन आया था अ ग्रीन बुक, इसी कलेक्शन में ही ये पोएम पब्लिश हुई थी मार्वल फॉन 1933 में। क्वेश्चन नंबर 1289, इन व्हाट ईयर वॉज अ ग्रीन बुक पब्लिश्ड? 1929, 1930, 1933, 1942। लास्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, 1933 में पब्लिश हुई थी अ ग्रीन बुक। क्वेश्चन नंबर 1290, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द स्टाइल ऑफ द पोएट्री फाउंड इन द ग्रीन बुक? इसमें कौन सा ऑप्शन है बेस्ट रूप से डिस्क्राइब कर रहा है अ ग्रीन बुक? फॉर्मल एंड राइमिंग, फ्री वर्स एंड एक्सपेरिमेंटल, क्लासिक सोनेट्स, ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, फ्री वर्स एंड एक्सपेरिमेंटल वे में लिखी गई है ग्रीन बुक, जो कि कलेक्शन है विलियम फॉकनर का। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहे हैं, मॉक ड्रिल सीरीज़ अगर पसंद आ रही है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।